फिर से स्वागत है मेरे सभी प्यारे मित्रों, विद्यार्थियों, शिक्षार्थियों एवं भारतीय पाठशाला के जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने वाले, जो भी हमारे साथ देने वाले सहयोगी है, मैं उन सभी को अपने तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हमारे इस मंच पर आगे बढ़ने के लिए हमेशा हमारा उत्साहवर्धन किया है और हमें मौका दिया है कि हम हर अपनी कक्षा जो संचालित करें उसमें बड़े उत्साह और जुनून के साथ आपके सामने पेश हों और आपको एक अच्छी शिक्षा दे। और वो शिक्षा का माध्यम आप भी अपने मित्रों के साथ, अपने जो बच्चे हैं उनको भी आप इनके बारे में अवगत कराएं, तो ये शिक्षा का स्तर है वो आगे बढ़ता रहे और हम अपने उसी उत्साह और जोश के साथ आपके समक्ष एक बेहतर से बेहतर कक्षाएं लाने का सार्थक प्रयास करते रहें। इन्हीं के साथ मैं अपने जो आज का जो कक्षा का संचालन है उसका करना चाहूँगा। हम काव्य जो पढ़ रहे हैं उसमें हमने काव्य के विभिन्न जो पीछे वाली जो कक्षाएं संचालित की है उनको आप जरूर देखें। और हम आज पढ़ रहे हैं काव्य दोष। काव्य गुण है वो हमने पढ़ लिया था। काव्य गुण वो होते हैं जो किसी काव्य की शोभा बढ़ाते हैं और जो काव्य की शोभा घटाते हैं ऐसे तत्व या विकार जो कमी या उनमें जो दोष लाते हैं वो काव्य दोष कहलाते हैं। तो काव्य दोष किस प्रकार या कितने प्रकार के होते हैं उनकी विभिन्न विश्लेषण है वो हम आगे की कक्षा में करेंगे, लेकिन आज मुख्यतः हम जानेंगे काव्य दोष की परिभाषा और उसके कितने भेद होते हैं। तो आइए इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज की कक्षा। काव्य दोष चर्चा कर लेते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व है अलंकार है, उत्कृष्ट रीति सौंदर्य बढ़ाने वाले, अर्थात अलंकार के साथ गुण ये काव्य की क्या करते हैं, उत्कर्ष बढ़ाते हैं। रीति है, अलंकार है, गुण है और जो काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं वो काव्य के मुख्यतः यही तत्व होते हैं। और काव्य की जो शोभा घटाते हैं अर्थात काव्य का जो रस हम सार ग्रहण करते हैं उनमें किसी प्रकार की अगर कोई कमी हो, वो कमी चाहे शब्द के दौरान हो या फिर उसके अर्थ में या फिर शब्द और अर्थ दोनों के कारण ही हम उस भाव को ग्रहण नहीं कर पाते हैं या फिर उस विभाव को ग्रहण करने में बाधा उत्पन्न करते हैं, तो वो कौन सा होता है, रसगत दोष होता है। तो अब हम बात करते हैं काव्य दोष। इसका आशय यह है कि काव्य के मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न करने वाले तत्व या विकारों को दोष कहते हैं। काव्य का जो मुख्य अर्थ है जिसको हम ग्रहण करते हैं और उस मुख्य अर्थ में जो तत्व बाधा उत्पन्न करेंगे अर्थात उसमें कुछ परिवर्तन ला देंगे, उसमें दोष या कमी या विकार ला देंगे जिसको पढ़कर हमें काव्य का रसावधन या रसानुभूति प्राप्त नहीं होती है। तो ऐसे विकार उत्पन्न करने वाले मुख्य अर्थ में जो तत्व होते हैं उन्हीं विकारों को दोष कहते हैं और ये दोष काव्य दोष कहलाते हैं। जैसे कांतव, लंगड़ापन, गूंगापन, बधिरत्व आदि विकार शरीर की शोभा घटाते हैं तो उन्हें शरीर का दोष मानते हैं। जैसे आंख से काना और हाथ पैर से जो लंगड़ापन है, कानों से या मुख से गूंगापन है, बधिर कानों से जो सुनाई नहीं देता है, इस प्रकार जो हमारा शरीर भी है तो काव्य में पहले भी विद्वानों ने काव्य को एक शरीर के रूप में माना है। जिस प्रकार शरीर में किसी भी अंग की जो विकृति होती है या उसमें विकार होता है तो शरीर की शोभा घट जाती है, उसी प्रकार काव्य में भी ऐसे तत्व अगर आ जाए जिनसे काव्य की शोभा घट जाती है, उसी प्रकार ये भी हमारे शरीर का क्या मानते हैं, दोष मानते हैं। उसी प्रकार काव्य में भी ये दोष आता है।
उसी प्रकार काव्य का अपकर्ष असुंदरता विकार दोष उत्पन्न करने वाले तत्व दोष कहलाते हैं। तो काव्य में भी काव्य का जो अपकर्ष होता है उसका उत्थान है या उसको असुंदर जो उसकी सुंदरता को घटा देता है, जो विकार लाता है, दोष उत्पन्न करने वाले जो भी तत्व होते हैं वो काव्य दोष कहलाते हैं। ये काव्य में रसानुभूति को कम कर देते हैं। जो काव्य हम पढ़ते हैं या उस काव्य का जो रस ग्रहण करना चाहते हैं या फिर हमें जो काव्य आनंदित न करे वो काव्य हमें नीरस लगने लगता है, तो ये काव्य में क्या करते हैं, रस की जो अनुभूति होती है उसको कम कर देते हैं। तो काव्य दोष के प्रकार, अब हम जानते हैं कि काव्य दोष के कितने प्रकार हैं। तो काव्य दोष के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? शब्दगत दोष, अर्थगत दोष और रसगत दोष। शब्दगत दोष में शब्दों का दोष अर्थात शब्दों का सही क्रम में नहीं होना, जैसे कानों में सुनने में हमें कटु लगते हैं या फिर उनका क्रम आगे पीछे हो जाता है, तो उस प्रकार शब्दों का दोष। अर्थ और जिनका अर्थ है वो हमें सार रूप में ग्रहण नहीं होता है, वो अर्थगत दोष। और रसगत दोष दोनों के भाव विभाव नहीं होने के कारण, उसमें शब्दगत और अर्थगत दोनों के सही रूप नहीं होने के कारण जो काव्य से हमें भाव और विभाव दोनों का हमें पता नहीं चलता है या हमें ग्रहण नहीं होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य सीधा सा है, उस काव्य में हमें जो रस की अनुभूति नहीं होती है वो कौन सा होता है, रसगत दोष। तो हम वापिस है वो कल इन्हीं पर इनकी परिभाषा सहित आपके समक्ष हाजिर होंगे। बस आप है वो इस चीजों का दोहरान जरूर कीजिए और हमारी कक्षाओं को निरंतर अध्ययन जरूर कीजिए। जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं, अगर आज भी हमारे चैनल से कोई विद्यार्थी जुड़ा है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले, लाइक जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।